बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 4 है और इस यूनिट का नाम है एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। मतलब न्यूप्लास्टिक कहते हैं जो न्यू सेल्स बन रहे होते हैं ना कैंसर में, जो उन न्यू सेल बन रहे होते हैं, तो उन न्यू सेलों को, उन कैंसरियस सेलों को रोकना, उनकी ग्रोथ को रोकना, उनको किल करना, उनके लिए जो ड्रग्स दी जाती है उसको एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स कहा जाता है। तो आगे हम इसमें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इस यूनिट के कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो हम एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स देते हैं तो उसका किस तरह इफ़ेक्ट होता है और यूज़ कैसे किया जाता है, उसका इफ़ेक्ट कैसा होता है, कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती है, न्यूप्लास्टिक ड्रग्स कौन कौन सी है, तो उसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से बात करेंगे। आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेड एंड एडवर्स रिएक्शन ऑफ द एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। जो हम एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स दे रहे हैं तो उसकी वजह से उसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं। डिस्कस द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। नर्सिंग, एक नर्स अगर कोई पेशेंट को एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स दे रहा है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या किस किस चीज़ को देके और उसके बाद उसको ड्रग्स दी जाए, तो इन चीज़ों के हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। बड़ी इजी पीपीटी है और सिंपल चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर बताया कि कैंसर क्या होता है। देखो, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स जो हैं वो नॉर्मली, आम तौर पर नॉर्मल सेल जो है वो डिवाइड होते हैं और बढ़ते रहते हैं। पुराने सेल जो है वो उनकी डेथ होती है और उनका लाइफ टाइम जो पूरा होता है तो वो ख़त्म होते जाते हैं। नॉर्मल जो बॉडी का जो फिगोसाइटोसिस प्रोसेस है और नए सेल बनते हैं, तो नॉर्मल है। कैंसर में क्या होता है, वे कैंसर में के अंदर एबनॉर्मल सेल जो होते हैं वो बग़ैर उसके वो ग्रो करते हैं, बग़ैर किसी कोऑर्डिनेशन के, बग़ैर अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती रहती है। एबनॉर्मल सेल बार बार बढ़ते जाते हैं, तो इसी को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द सेल डिवीजन, लीडिंग काज ऑफ डेथ। इसमें क्या है भाई, ये किस चीज़ का डिसऑर्डर है? सेल डिवीजन का डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि एबनॉर्मल सेल बेतरतीब बढ़ते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, ज़्यादा होते रहते हैं, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह एबनॉर्मली कोई कंट्रोल इसके ऊपर नहीं होता, ठीक है। और इसी की वजह से फिर क्या होता है, डेथ हो सकती है। 3 वर्ड्स लिखे हैं, कैंसर, ट्यूमर, न्यूप्लाज्म, एक ही अल्फाज की बात है इनका। कॉमनली जो ये तीनों एक ही चीज़ है, चाहे इसको आप कैंसर या ट्यूमर या न्यूप्लाज्म, ठीक है। जिसके अंदर फिर ये ट्यूमर की बात करें तो भी कुछ बीनाइन होते हैं, कुछ कार्सिनोमा होते हैं, मिलिग्नेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर कॉमन कैंसर की बात हो रही है कि भाई आमतौर पर जो वर्ल्ड वाइड में जो कॉमन कैंसर है पूरी दुनिया में आमतौर पर, तो वो लंग्स कैंसर है, कोलोन है, रेक्टल है, ब्रेस्ट है, और ब्रेस्ट फीमेल में और मेल के अंदर प्रोस्टेट। ये कुछ कॉमन कैंसरियस होते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई, कुछ नोमेनक्लेचर लिखे। नोमेनक्लेचर कहते हैं कि अगर कैंसर किस साइड पे है उस साइड पे उसका एक नाम दे देना, ठीक है, उसको नोमेनक्लेचर कहा जाता है। कि भाई अगर कैंसरस एपिथेलियम टिश्यू में तो उसको अलग नाम दिया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू में तो अलग नाम दिया जाता है, अगर स्प्रेड हुआ है पूरी बॉडी के अंदर तो उसको अलग नाम, तो उसके हवाले से यहाँ पर बात की गई है। कार्सिनोमास किसे कहते हैं? देखो, अगर कैंसरियस जो है कैंसर स्टार्ट होता है एपिथेलियम टिश्यू से, चाहे वो एपिथेलियम टिश्यू आपको मतलब जो फर्स्ट लेयर होती है, फर्स्ट लेयर एपिथेलियल लेयर होती है ना, एपिथेलियल, अगर कैंसर वहाँ से स्टार्ट होता है, चाहे वो स्किन की एपिथेलियल लेयर हो, चाहे वो लंग्स की हो, चाहे वो स्टमक की हो, अगर वो स्टार्ट जो फर्स्ट लेयर एपिथेलियल लेयर होती है वहाँ से अगर कैंसर स्टार्ट होता है तो इसको हम कार्सिनोमास कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्सिनोमास। सार्कोमा किसे कहते हैं? अगर कोई कैंसर स्टार्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट होता है, या मसल से वो कैंसर स्टार्ट हुआ, कार्टिलेज से स्टार्ट हुआ, बोन से स्टार्ट हुआ, जब कनेक्टिव टिश्यू से वहाँ से कैंसर स्टार्ट होता है तो इसको हम सार्कोमास कहते हैं। अगर एपिथेलियल से स्टार्ट हुआ तो सार्कोमास, और अगर कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट हुआ दैट इज़ कॉल्ड सार्कोमास, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये इन चीज़ों को मजाक नहीं समझना, ठीक है।
ल्यूकेमियास किसे कहते हैं? ये बेसिकली हमारे वाइट ब्लड सेल का कैंसर होता है, जिसको ब्लड सेल्स कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो बोन मेरो होते हैं वो एबनॉर्मल इमेच्योर वाइट ब्लड सेल बहुत ज़्यादा की तादाद में पैदा करना शुरू कर देता है, जिसको लिम्फोमा ल्यूकेमिया कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। उसके बाद लिम्फोमास कहते हैं लिम्फ नोड जो होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है, अगर वहाँ पर कोई कैंसर स्टार्ट हो जाए तो इसको लिम्फोमास कहा जाता है। अगर जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ग्लैंड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया या कोई और ग्लैंड्स हो गए, वहाँ अगर कोई कैंसर स्टार्ट होता है तो इसको ग्लैंडुलर टिश्यू कैंसर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कार्सिनोमास कौन से कैंसर को कहा जाता है, सार्कोमास, ल्यूकेमियास और लिम्फोमास और एडिनोमास। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो कैंसर का ट्रीटमेंट आप लोगों को पता भी है कि भाई सर्जरी होती है। अगर कोई सॉलिड कैंसर होता है तो उसको सॉलिड ट्यूमर वगैरह होता है तो उसको सर्जरी के थ्रू हटा दिया जाता है। उसमें लाजमन ये है कि अगर वो कैंसर फैला ना हो। रेडिएशन के ज़रिए ड्रग्स थेरेपी को हम कीमोथेरेपी भी कहते हैं। ये ड्रग्स थेरेपी उन कैंसर के लिए दी जाती है जो डिसेमिनेटेड हो। डिसेमिनेट मतलब जो फैला हुआ हो, जैसे ल्यूकेमियास ब्लड कैंसर है, पूरी बॉडी में फैला हुआ। लिम्फोमास लिम्फ नोड पूरी बॉडी के अंदर है, वहाँ पर फैले हुए होंगे तो लिम्फोमास के लिए। जो वाइड स्प्रेड मेटास्टेसिस जो कैंसर की वो कंडीशन होती है जो पूरे बॉडी के अंदर जो है वो कैंसर के सेल वो सर्कुलेट हो रहा है और पूरे बाकी जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स है उनको उसने अपने लपेटे में ले लिया हो, तो इसको हम मेटास्टेसिस कहा जाता है कि भाई वाइडली स्प्रेड हो गया है। तो ऐसा कैंसर जो बॉडी के अंदर डिसेमिनेटेड हुआ है, स्प्रेड हुआ हो, तो उसके लिए फिर जो है वो ड्रग्स थेरेपी दी जाती है। ठीक है, अच्छा फिर सम लोकलाइज ट्यूमर जैसे कि टेस्टिक्युलर कार्सिनोमा एडजॉइंट। अच्छा कुछ ऐसे लोकलाइज ट्यूमर होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल लोकलाइज ट्यूमर एक ख़ास मतलब एक लोकल जगह पर जो बॉडी किसी भी एक पार्ट पर, जैसे कि टेस्टिकुलर टेस्टिस का जो कैंसर है, तो वहाँ पर दोनों चीज़ें चलाई जा सकती है। वहाँ पर आप सर्जरी भी कर सकते हो प्लस रेडिएशन भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अभी इसकी जो स्टेज बताई गई है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भैया भी ये मशीन वाला आया था, वो अपनी चीज़ें भेज रहा, थोड़ा स्टॉप होना पड़ा माजरत के साथ। अच्छा यहाँ पर ये जो कुछ बताए गए हैं, कुछ स्टेजेस बताए गए कि ये स्टेजेस से भी एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी अपने जहन में रखना है। टोटल 5 स्टेजेस होता है। जो स्टेज 0 होता है ना वो प्री कैंसरस, इसका मतलब है कि भाई कैंसर सेल मौजूद है लेकिन उसने अभी कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा प्रॉपर जगह उसने नहीं घेरी है कोई ऐसी जगह भी, लेकिन वो थोड़े बहुत सेल मौजूद होते हैं प्री कैंसरस स्टेज। ठीक है, ये स्टेज 0 कहलाया जाता है। अगर कैंसर हो जाए किसी एक स्मॉल लोकलाइज एरिया में, मिसाल के तौर पर अगर फॉर इंस्टेंस आप मान लें फॉर एग्जांपल आप एक कैंसर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, टेस्टिस का एग्जांपल ले लें। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसको है जो टेस्टिस में उसको कैंसरस सेल मौजूद है, तो उसने सिर्फ क्या किया है, टेस्टिस का एरिया जो या सर्वाइकल कैंसर ले ले, ये बहुत कॉमन है और इस एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। सर्वाइकल कैंसर की बात ले ली। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये मान लें कि भाई ये सर्विस है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अगर ये कैंसर ये सेल सिर्फ इस सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ ही मौजूद है, इसी जगह पे मौजूद है, ना बाहर कहीं पे और जगह पे नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये स्टेज 1 कहलाएगा। लार्ज कैंसर प्रोबेबल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। देखो अगर ये फिर क्या है, थोड़ी सी और इसने क्या किया, पहले एक पार्ट में थे, अब इसने थोड़ा सा और सर्विस का एरिया इसने यहाँ पर भी इस कैंसर हो गए और वहाँ से थोड़े से हो सकते थोड़ी बहुत लिम्फ नोड की थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट का भी खदशा हो, तो आप ये मान ले इसको हम स्टेज 2 कहा जाता है, थोड़ा सा लार्ज होगा। अभी क्या जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, फॉर एग्जांपल अब ये कैंसर जो सेल है पूरे लिम्फ इस पूरे सर्विस को भी इसने अपने लपेटे में ले लिया और उसके आसपास जो लिम्फ नोड मौजूद है उसने उस लिम्फ नोड को भी इसमें अपने इन्वॉल्वमेंट में ले लिया, तो ये हमारे पास स्टेज 3 के लाएगा। लार्जर कैंसर
एविडेंस लिम्फ नोड, एविडेंस मिल रहा है कि भाई इसकी लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट लाजमन मौजूद है। तो हमारे पास ये स्टेज 3। स्टेज 4 के मतलब ये है कि भाई ये कैंसर जो पहले सर्विस में था, अभी यहाँ से ये फैल गया, पेल्विक एरिया में भी आ गया, बून्स में भी चला गया, पेल्विक बून में चला गया, पेल्विक एरिया में चला गया और हिस्सों में चला गया, तो ये मेटास्टेसिस हो गया। तो ये स्टेज 4 एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टेज को लाजमन जहन में रखना, ठीक है। ज़्यादातर एमसीक्यू इस तरह के आते हैं, लेकिन ये पाँचों के पाँचों स्टेज आप लोगों ने जहन में रखने हैं कि भाई अगर इसका क्वेश्चन आता भी है तो थोड़ा सिनेरियो बेस आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करें कि भाई कौन कौन से ड्रग्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं और क्या करते हैं कि जो भी कैंसर के अगेंस्ट, चाहे वो कौन सा भी स्टेज का कैंसर हो, चाहे वो कोई सा भी कैंसर हो, चाहे वो सार्कोमा हो, चाहे वो कार्सिनोमा हो, चाहे लिम्फोमा हो, चाहे कोई भी हो, तो उनके लिए ड्रग्स दिए जाती है। इन ड्रग्स का काम क्या है? इनका काम ये है कि कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकना, उनको किल करना। अभी वो हर ड्रग्स का अलग मोड ऑफ एक्शन होता है, इनके हवाले से 1 बाय 1 ड्रग्स की ये क्लासिफिकेशन, ये क्लासेस है, फिर इसके अलग अलग ड्रग्स आते हैं, उसके हवाले से 1 बाय 1 डिस्कस करें। तो 5 क्लास के ड्रग्स होते हैं। एक एंटी मेटाबोलाइट्स 1 क्लास, एक एंटीबायोटिक्स, तीसरा ये आम एंटीबायोटिक नहीं होते, ये मैं भी समझाता हूँ आपको। एक होता है अल्काइलेटिंग एजेंट, एक होता है माइटोटिक इनहिबिटर्स, एक होता है स्टेरॉयड हार्मोन एंड देयर एंटागोनिस्ट। ये 1 बाय 1 के एक के मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। इनके अंदर अलग अलग ड्रग्स आते हैं, इसके अलग अलग ड्रग्स होते हैं, इनका अलग होता है, इनके अलग, ये भी आगे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करूँ कि ये आम एंटीबायोटिक्स नहीं। अच्छा, ये लो, अभी आम जहन में आपको ये बात आ रही है कि एंटीबायोटिक की बात हो रही है ना, कि जैसे इमोक्सिसिलिन हो गया या कोई और भी ऐसे एंटीबायोटिक वगैरह हो गया, तो ये आम ऐसे एंटीबायोटिक नहीं है, ये एक स्पेशलाइज्ड एंटीबायोटिक होती है और ये एक ख़ास बैक्टीरिया से जो है वो ली जाती है और उस बैक्टीरिया का स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया कहा जाता है। उस बैक्टीरिया से इस एंटीबायोटिक्स को लिया जाता है और ये उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम नहीं करती, बल्कि ये एक ऐसे स्पेशलाइज्ड एंटीबायोटिक होती है, ये सीधा जाती है जो कैंसर सेल है, उस कैंसर सेल के अंदर उसका डीएनए और आरएनए मौजूद होगा, तो ये जाके सीधा उसके डीएनए और आरएनए के ऊपर अटैक करती है, उनके डीएनए और आरएनए की प्रोडक्शन को ख़राब करती है। तो ये इसकी वजह से फिर वो सेल जो है डेथ होता है। आगे हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट जो क्लास है एंटी मेटाबोलाइट्स, इसके अंदर कुछ ड्रग्स है, ये तमाम ड्रग्स के नाम 1 बाय 1 में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पर ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स है, इसके अंदर कुछ इसके यहाँ पर इस क्लास के अंदर ये तमाम ड्रग्स आती है। जैसे फर्स्ट ड्रग्स है फ्लोरोयूरेसिल के नाम से, दूसरा ड्रग्स है साइटेराबाइन के नाम से, तीसरा ड्रग्स है फ्लोक्स यूरेडाइन के नाम से, फिर अगला है फ्लोडेराबाइन के नाम से, फिर है 6 मार्सिप्टोप्यूरिन के नाम से, फिर है मीथोट्रेक्साइड के नाम से, और फिर है 6 थायोग्यूनाइन के नाम से। तो ये तमाम के तमाम ड्रग्स जो होता है वो एंटी मेटाबोलाइट्स क्लास के अंदर आते हैं। और अभी हम इसके मूड ऑफ एक्शन के अंदर बात करेंगे कि ये तमाम ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स हैं, ओवरऑल ड्रग्स जो इस क्लास के अंदर आते हैं, कि ये जाते हैं जब हम ये किसी पेशेंट को दिया जाता है तो ये ड्रग्स उस पेशेंट के अंदर किस तरह काम करते हैं, उसके कैंसर सेल्स को कैसे किल करते हैं, कैसे ख़राब करते हैं, तो उनके हवाले से बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई इंटरफेयर विद द वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द सेल। कौन से सेल? कैंसरियस सेल। डिस्टर्ब द नॉर्मल सेल फंक्शन, इनएक्टिवेट एंजाइम, alter the structure of DNA, change the DNA's ability to replicate, most effective for rapidly division and new plastic cell। अच्छा, इस पूरे क्लास को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ये लिखा है कि भाई ये मेटाबॉलिक फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग्स जो है वो जब दी जाती है ये सीधा चले जाती, जो भी कैंसर सेल्स हैं उनकी जो मेटाबॉलिक फंक्शन होती है उसको डिस्टर्ब करती है। जब वो डिस्टर्ब होता है, जब डिस्टर्ब द नॉर्मल सेल फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से जो एंजाइम हो वो इनएक्टिवेट, और उसके नतीजे में फ़ौरन क्या होगा, उसके नतीजे में होगा वो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा
वो अल्टर हो जाएगा। जो भी ये कैंसरस सेल है इसके अंदर जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर जो है वो अल्टर हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। जब वो तब्दील होगा, चेंज होगा, तो वो फिर नए नए सेल नहीं बना पाएगा। उनकी जो भी डीएनए है वो ख़राब हो जाएगा, उनका स्ट्रक्चर खराब होगा, वो गलत मैसेज देगी, जिसकी वजह से वो सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिप्लिकेशन रुक जाएगी और वो एट द एंड ऑफ डाई हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि एंटी मेटाबोलाइट्स जो है वो मेटाबॉलिक फंक्शन के अंदर वो रोल प्ले करता है। ठीक है। अच्छा, ये कौन कौन से पेशेंट को दिए जाते हैं इसके हवाले से हम बात करते हैं वन बाय वन। अच्छा, ये जो ड्रग्स है जो अभी हमने एंटी मेटाबोलाइट्स की बात की, तो ये हम इन 4 कंडीशनों में इन 4 पेशेंट को दे सकते हैं। एक यहाँ पर फर्स्ट लिखे ALL का मतलब है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। इसमें क्या होता है, हमारा बोन मैरो जो होता है नॉर्मली एबनॉर्मल तरीके से जब वो लिम्फाइड सेल्स बनाना शुरू करता है, एबनॉर्मल लिम्फ सेल्स बनाना शुरू करता है, तो उसको हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया कहा जाता है। ये भी ब्लड कैंसर होता है। ठीक है। तो उसके लिए भी हम ये एंटी मेटाबोलाइट्स देते हैं। अगर किसी के हेड या नेक का कैंसर है तो उसके लिए भी दी जाता है। रेक्टल कोलोन कार्सिनोमा के लिए भी ये मेडिकेशन दी जाती है। कौन से, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना, रेक्टल एंड कोलोन कार्सिनोमा मतलब उसके एपिथेलियल सेल की वो अगर कैंसर हो तो। और फिर ये है AML का मतलब एक्यूट माइलॉइड लिम्फोमा, माइलोब्लास्ट भी इसको कह सकते हैं। इसमें क्या ये एक्यूट माइलोब्लास्ट लिम्फोमा इसको कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि ये माइलोब्लास्ट, इसमें एबनॉर्मली मायोब्लास्ट सेल बन रहे होते हैं, जो क्या करते हैं, वो बाकी जो सेल्स होते हैं, जो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, उनकी काउंट को गिरा देते हैं। तो इसको एक्यूट माइलोब्लास्ट लिम्फोमा कहा जाता है। और ये ALL वाला जो है वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा कहलाया जाता है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अच्छा, इसके अंदर ये अगर हम इसकी बात करें, ये दोनों, ये इसमें एक है जो मेल के अंदर ज़्यादातर और एक बच्चों के अंदर ज़्यादा। 1 मिनट। अच्छा, ये जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जो है ये बेसिकली जो बच्चे होते हैं ना उनमें ज़्यादातर ये पाया जाता है। और ये जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया जो है ये बड़ों के अंदर, एडल्ट्स के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये दोनों लिम्फोब्लास्ट हो गए, लिम्फ हो गए, तो ये वाइट ब्लड सेल के ही टाइप होते हैं। मतलब इसको आप इसमें होता क्या है कि जो हमारा बोन मैरो है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से जो इमेच्योर वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ठीक है। अच्छा, एंटीबायोटिक्स की बात करें। एंटीबायोटिक्स मैंने आपको पहले बताया कि भाई अभी सेकंड ड्रग्स की यहाँ पर एक्सप्लेन हो रहा है कि सेकंड ड्रग्स जो है उसमें मैंने आपको पहले बताया कि भाई ये ऐसे आम एंटीबायोटिक्स नहीं होते हैं। बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड एंटीबायोटिक होते हैं जो इन्फेक्शन को तो कंट्रोल नहीं करते, बल्कि जाके ये जो कैंसर सेल्स होते हैं ना उनके DNA और RNA को ख़राब करते हैं। तो ये इनके 4 किस्म के ये ड्रग्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए। अच्छा, यहाँ पर इसमें जो 4 किस्म के एंटीबायोटिक है, एक हो ब्लूमाइसिन, दूसरा है डॉक्सोरिबोमाइसिन, तीसरा है प्लेकामाइसिन, चौथा है ड्यूनोरिबोमाइसिन। ये 4 किस्म के एंटीबायोटिक्स हैं। इनके भी मोड ऑफ एक्शन ये इस क्लास में आते हैं, एंटीबायोटिक के क्लास में। और इनका अगर हम किसी पेशेंट को अगर ये ड्रग्स दें तो इनमें वो पेशेंट के जो कैंसर सेल्स है उसको किस तरह ख़त्म करते हैं, तो उसके हवाले से भी इसके मैकेनिज़्म की बात करते हैं। अच्छा, ये बेसिकली जो यहाँ पर लिखा है कि ये एंटी न्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक्स की बात करें, डू नॉट हैव एंटी इन्फेक्टिव एबिलिटी। मैंने आप लोगों को पहला कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये वो आम एंटीबायोटिक नहीं जो इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। इनके अंदर एंटी इन्फेक्टिव एबिलिटी नहीं है, इन्फेक्शन को ख़त्म करने की एबिलिटी नहीं होती एंटीबायोटिक्स के अंदर। सिमिलर इन एक्शन टू द अल्कलाइटिंग ड्रग्स, ये अल्कलाइटिंग ड्रग्स की तरह काम करते हैं। अल्कलाइटिंग ड्रग्स कैसे काम करते हैं आगे भी हम पढ़ेंगे। इंटरफेयर विद द DNA एंड RNA सिंथेसिस, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये कैंसर सेल के जो DNA और RNA उनकी सिंथेसिस को ब्रेक डाउन करते हैं, उनको ये रोकते हैं ताकि वो जो सेल्स है वो मज़ीद डिवाइड ना हो, मज़ीद वो बढ़े ना, इंक्रीज़ ना हो। डिले और इनहिबिट द सेल डिवीजन। ठीक है। तो उसका मोड ऑफ एक्शन ये है। अच्छा, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स की बात करें तो ये एंटीबायोटिक्स आप कौन कौन से पेशेंट को देते हो? अगर किसी को टेस्टिकुलर कार्सिनोमा हो, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया हो, या मेटास्टेटिक थायराइड कार्सिनोमा हो, मतलब किसी को थायराइड कार्सिनोमा हो मगर वो फैला हुआ हो। ठीक है।
तो उसके लिए भी दे सकते हो। और एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द स्टमक, ये पॉइंट ज़हन में रखना। देखो एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द स्टमक का मतलब ये है कि भाई जो मैंने आपको पहले बताया ना कि एडिनोकार्सिनोमा मतलब जो ग्लैंडुलर कार्सिनोमा होते हैं ना, ग्लैंड्स, वहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो स्टमक जो होता है ना, उसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, उनके इनर लेयर जो होती है ना, उसके अंदर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो म्यूकस की सिक्रीशन करते हैं और जो HCl है उनकी सिक्रीशन करते हैं। तो अगर उनके अंदर कोई कैंसर वगैरह हो जाए तो उनके लिए भी ये मेडिकेशन दी जाती है, ठीक है। अभी अल्काइलेटिक एजेंट की बात करें तो अल्काइलेटिक एजेंट के अंदर ये तमाम ड्रग्स आती है, इसके हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये 4 किस्म के अल्काइलेटिक एजेंट आते हैं। ये इस क्लास के अंदर अल्काइलेटिक एजेंट के अंदर ये 4-5 किस्म के ड्रग्स आते हैं। एक सिस्प्लेंटिन के नाम से, ठीक है, प्लेटिनोल जिसका फार्मूला होगा, और एक होता है कार्बोप्लेंटिन के नाम से, पैराप्लेंटिन इसका फार्मूला होगा। एक होता है आइफोसेफामाइड के नाम से, ब्यूसल्फान के नाम से, और है क्लोरम्बोसिल के नाम से। तो ये इन चीज़ों के लिए हवाले से ये ड्रग्स है अल्काइलेटिक एजेंट। अगर आप किसी पेशेंट को कोई भी इनमें से अल्काइलेटिक एजेंट देते हो तो उस अल्काइलेटिक एजेंट का मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो सेल के ऊपर कैसे जाके अटैक करता है, कैसे काम करता है, तो वो अभी आगे हम इसका मैकेनिज़्म के हवाले से बात करते हैं। ये अल्काइलेटिक एजेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई अल्काइलेटिक एजेंट जो इंटरफेयर विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन ऑफ द मिलिग्नेंट एंड नॉर्मल सेल। देखो ये अगर हम अल्काइलेटिक एजेंट देते हैं ना, तो ये एक तो जो कैंसरियस सेल है, मिलिग्नेंट जो कैंसरियस सेल है और नॉर्मल सेल, इनकी दोनों की डिवीजन में ये इंटरफेयर कर सकता है। इसकी वजह से जो कैंसरियस सेल वो तो मुतासर होंगे, लेकिन इसकी वजह से नॉर्मल सेल है वो भी मुतासर हो जाते हैं। बाइंड विद DNA causing a break and preventing DNA replication, cancer cell more susceptible to these class। अच्छा, ये जो फिर 5 ड्रग्स के नाम बताए गए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात कही भाई कि ये ड्रग्स जो है जब अल्काइलेटिक एजेंट दिए जाते हैं तो ये मिलिग्नेंट और नॉर्मल सेल दोनों के उसकी डिवीजन में है वो रोकते हैं। ये ड्रग्स जब हम देते हैं तो ये सीधा जो सेल है उनके अंदर जो DNA होता है, DNA, ठीक है, उनके DNA के साथ आके ये बाइंड हो जाता है, ठीक है। ये DNA के साथ बाइंड हो जाता है तो उस DNA को रिप्लिकेशन होने से रोकता है, ब्रेक करता है। उस DNA को क्या कहते हैं, उसके साथ अटैच हो जाता है और उस DNA को रिप्लिकेशन को रोक देता है ताकि वो रिप्लिकेट ना हो, 1 से 2 से मतलब बढ़े नहीं। तो इसकी वजह से सेल जो होते हैं वो आहिस्ता सा फिर जब उनके अंदर रिप्लिकेशन नहीं तो वो वही सेल डेथ हो जाता है, तो उसकी वजह से ग्रोथ भी रुक जाती है और सेल भी डेथ हो जाता है। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि भाई अगर कैंसर सेल जो है ना वो ज़्यादातर इस अल्काइलेटिक एजेंट से ज़्यादातर डरते हैं क्योंकि ये उनके ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होता है, ज़्यादा उनके लिए ख़तरनाक होता है, ठीक है। ये वाली क्लास अल्काइलेटिक एजेंट चूँकि उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी जहन में रखना। तो ये इनके मेडिकेशन के जो नाम अभी हमने डिस्कस कर लिए वही आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बात हो रही कि अल्काइलेटिक एजेंट जो है आप कौन कौन सी बीमारी के लिए दे सकते हो। हॉजकन डिजीज़ के लिए दे सकते हो। इसमें एक होता है हॉजकन, एक होता है नॉन हॉजकन डिजीज़। ये इंशाल्लाह जब हम ये अल्लाह किस तरह बाइक चला रहे हैं। अच्छा, जब हम ये मेरे ख्याल पे जब आप लोग को जो यूनिट पहले जो AHN था, लेकिन अभी मेरे ख्याल पे उनका नाम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग रखा गया, उनमें वहाँ पर उसके इम्यूनोलॉजिकल टॉपिक में ये ब्रीफली डिस्कस भी किया है। इंशाल्लाह हम उसमें वहाँ पर डिस्कस करेंगे इसको काफ़ी डीपली। अच्छा, लिम्फोमा के लिए भी दिया जा सकता है, ठीक है। लिम्फ नोड के कैंसर के लिए, कार्सिनोमा चाहे ओवरी का हो, चाहे ब्रोंकस का हो, चाहे वो ब्रेस्ट का हो, एक्यूट क्रोनिक ल्यूकेमिया हो, तो मेलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर, इन तमाम के लिए अल्काइलेटिक एजेंट दिए जाते हैं क्योंकि ये अल्काइलेटिक एजेंट मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, जो कैंसर सेल होते हैं ज़्यादा इससे डरते हैं क्योंकि ये ज़्यादा उनके लिए ख़तरनाक साबित होता है। अच्छा, माइटोटिक इन्हिबिटर्स की बात करें तो माइटोटिक इन्हिबिटर के अंदर ये ड्रग्स आते हैं, विंग का अल्कोलाइड्स आते हैं और एक दूसरा पोडोफाइलोटॉक्सिन्स और एक आता है टेक्सनीस के नाम से। तो ये ड्रग्स जो होते हैं ये माइटोटिक इन्हिबिटर्स में आते हैं और ये माइटोटिक इन्हिबिटर भी कैंसर सेल्स को डेथ करने के लिए दिया जाता है, उनको रोकने के लिए। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उन मोड ऑफ एक्शन के हवाले से हम
डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इन चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखना। माइटोटिक इनहिबिटर जो होते हैं ये इंटरफेयर विद द स्टॉप द सेल डिवीजन, ये भी सेल डिवीजन को स्टॉप करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं उनको ज़रा समझते हैं। यहाँ पर इन लोगों को थोड़ा सा बस वन लाइन बता दिया है, लेकिन थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका जहन में रखना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जहन में रखना। देखो जो माइटोटिक मेडिकेशन, माइटोटिक इनहिबिटर्स जब हम देते हैं ना, पहले इसका नॉर्मल चीज़ को ज़रा समझना। जब सेल डिवीज़न होती है ना, माइटोसिस जब होता है, सेल डिवीज़न होती है, तो उस वक्त क्या होता है, सेल के अंदर कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पाइंडल फाइबर्स आप इसको कहते हैं, वो बनते हैं। तो फिर क्रोमोज़ोम ये जब ये बनते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्रोमोज़ोम को अलग अलग खींचते हैं। ये माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये क्रोमोज़ोम को अलग अलग खींचते हैं ताकि और नए नए बन सकें। जब हम ये माइटोटिक इनहिबिटर्स देते हैं, तो ये माइटोटिक इनहिबिटर क्या करता है, वो जाके इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनने या इसको तोड़ने से, अलग अलग होने से रोक देता है। जब ये अलग अलग होने से रोक देता है या मज़ीद बनने से इसको रोक देता है, तो इनके रिजल्ट में क्या होता है, जो सेल डिवीज़न हो रहा होता है ना, वो जाके एम फेस में वो फ्रीज़ हो जाता है, मतलब माइटोसिस स्टेज में वो फ्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर जो सेल है डिवीज़न वो रुक जाती है। तो जब इन लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया था, थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी था, लेकिन ओवरऑल अगर जितने भी ड्रग्स हैं उनका काम वो मोड ऑफ एक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टेरॉयड हार्मोन एंड देयर एंटागोनिस्ट की बात करें। देखो कुछ ऐसे होते हैं ना, जहन में रखना, कुछ कैंसर सेल ऐसे होते हैं ना, उनको ग्रो करने के लिए, उनको बढ़ने के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। क्या होती है, कुछ ऐसे कैंसर सेल्स होते हैं उनको मज़ीद बढ़ने के लिए, मज़ीद ग्रो करने के लिए कुछ हार्मोन की ज़रूरत होती है। एग्जांपल के तौर पर जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसके लिए एस्ट्रोजन हार्मोन की बड़ी ज़रूरत होती है, ताकि एस्ट्रोजन्स को और मिले और कैंसर सेल जो ग्रो करे। इस तरह अगर हम टेस्टिकुलर कैंसर या उसके दूसरी बात करें कि प्रोस्टेट कैंसर की बात करें, तो उसके लिए फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड्रोजन, इनकी बड़ी ज़रूरत होती है। तो फिर इसमें क्या किया जाता है, स्टेरॉयड हार्मोन या देयर एंटागोनिस्ट या स्टेरॉयड हार्मोन, ये इस तरह ये मेडिकेशन दी जाती है ताकि वो या तो इन हार्मोन की ग्रोथ को रोके या हार्मोन की प्रोडक्शन को रोके, ताकि वो कैंसर सेल के लिए इनकी ये ना मिले। जब कैंसर सेल को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये एस्ट्रोजन या एग्जाम्पल के तौर पर या टेस्टोस्टेरोन नहीं मिलेगा, तो वो फर्दर ग्रो नहीं करेगा, तो इसकी वजह से जो ग्रोथ होती है कैंसर की वो रुक जाती है। तो इन क्लास के अंदर ये तमाम ड्रग्स आते हैं। एड्रिनल कॉर्टिकोस्टेरॉयड आता है, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, एंटी एंड्रोजन और एरोमेटेज इनहिबिटर्स आते हैं, एक एंजाइम इनहिबिटर है, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स आते हैं और एंटीस्ट्रोजन। तो ये तमाम ड्रग्स है, ठीक है। तो ये तमाम हार्मोनल ड्रग्स होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनका भी काम ये है कि भाई ये जाके उन कैंसर की ग्रोथ को रोके। अभी कैसे रोकते हैं तो उनके हवाले से हम बात करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स वी काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ मेल एंड फीमेल हार्मोन इन हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर्स, ठीक है। गोसेरोलिन या प्रोस्टेट कार्सिनोमास ट्रीटमेंट या फ्लूटामाइड, नेलोटोमाइड, इसकी अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पर भी तो वही सेम चीज़ें बताई गई है। देखो ये कह रहे हैं कि देखो कुछ हार्मोन जो होते हैं ना, वो कैंसर जो ट्यूमर जो ग्रो करता है वो डिपेंड होता है, वो कुछ हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। चाहे वो मेल हार्मोन चाहे फीमेल। फीमेल का मैंने आपको ब्रेस्ट के हवाले से बड़ा एग्जांपल दिया अभी, और मेल में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि क्या कहते हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर का, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे ड्रग्स जो फीमेल की बात करें, फीमेल जो एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ रहा है ना, वो उसकी ग्रोथ के लिए, ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी पेशेंट को है और उसकी ग्रोथ के लिए उन कैंसर सेल के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब हम ऐसे ड्रग्स देते हैं जो जाके या तो एस्ट्रोजन हार्मोन को कम कर दे उसकी प्रोडक्शन, या तो एस्ट्रोजन हार्मोन को उसकी इफ़ेक्ट पर रोकते हैं, तो इन दोनों सूरतों में क्या हो सकता है, उनको खुराक नहीं मिलेगा, उनको इनकी हेल्प नहीं मिलेगी, तो ब्रेस्ट कैंसर रुक जाएगा। इसी तरह सेम यहाँ पर दूसरी बात हो रही कि भी जो प्रोस्टेट कार्सिनोमा होते हैं ना, तो उसके लिए भी इसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ना, वो
बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्रोस्टेट या एड्रोजन हार्मोन, तो इन दो हार्मोन की वजह से क्या होता है, जो प्रोस्टेट कैंसर जो होता है तो वो और बढ़ता रहता है। तो उनको कम करने के लिए फिर ये दो चीज़ें दी जाती हैं। इनको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहले नॉर्मल मैकेनिज़्म को ये एक बेसिकली ये जो गोसरलिन है ये बेसिकली एक हार्मोनल ड्रग्स है, ठीक है। ये एक ऐसी हार्मोनल ड्रग्स होती है जिसको ये सब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जो फुल फॉर्म है ना GN, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखो पहले नॉर्मल मैकेनिज़्म को समझो। हमारी बॉडी एक नॉर्मल प्रोसेस है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करता है। फिर ये सीधे चला जाता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, वो LH और FSH हार्मोन रिलीज़ करती है। फिर ये LH और FSH हार्मोन जब रिलीज़ करती है, ये जाके टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन बनाने में उसको कहते हैं कि भाई आप टेस्टिस को कहते हैं कि भाई आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाओ। जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ती जाती है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर हो, ये प्रोसेस तो उसके अंदर प्रोस्टेट, अगर किसी पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है तो ये नॉर्मल प्रोसेस तो चलता रहेगा, मतलब और बनते जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन बनते जाएंगे तो और प्रोस्टेट कैंसर बढ़ता जाएगा। तो फिर क्या किया जाता है, डॉक्टर क्या कहते हैं, गोसरलिन टेबलेट्स दी जाती है। ये एक हार्मोनल मेडिकेशन होती है, ये दी जाती है। ये क्या करती है, पहले तो शुरू में जब ये जाती है तो ये जब शुरू में स्टार्ट में देते हैं तो ये सेम बिल्कुल इसी तरह काम करता है जिस तरह ये नॉर्मल प्रोडक्शन हो रही है। मतलब अगर ये नॉर्मली दिया जाता है तो ये भी सेम इसी तरह काम कर, जब ये देता है ये सीधे चला जाता है हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा। फिर हाइपोथैलेमस जाके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा। ये रिलीज़ होगा, ये सीधा चला जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, कहेगा भाई आप स्टिमुलेट करें पिट्यूटरी ग्लैंड LH और FSH और FSH, LH लिटोनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन रिलीज़ करेगा। ये सीधा जाएंगे टेस्टोस्टेरोन को, बोलेगा भाई आप टेस्टस हार्मोन रिलीज़ करो। ये एक नॉर्मल है। लेकिन जब एक शख्स लगातार इस मेडिकेशन को खाते तो ये प्रोसेस रुक जाता है। लंबे वक्त इस मेडिकेशन को खाने की वजह से ये प्रोसेस क्या होता है, वो रुक जाता है। फिर क्या होता है, वहाँ पर स्टिमुलेशन नहीं मिलती और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो प्रोडक्शन उसकी कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो उसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर के जो सेल है उनको खुराक नहीं मिलती, उनको हेल्प नहीं मिलती, तो वो प्रोस्टेट कैंसर या तो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा है फ्लोटोमाइड की बात करें या नीलोटोमाइड की बात करें तो या इनके थोड़ा सा समझे आराम से, थोड़ा सा इसको जब हम ये ड्रग्स देते हैं तो ये क्या करता है, ये जो अगर टेस्टोस्टेरोन नॉर्मली रिलीज़ भी हो रहा है तो जब हम ये ड्रग्स देते हैं, मतलब आपको इस तरह से समझा दूं, जब हम इन ड्रग्स को देते हैं फिस्टोमाइड या नीलोटोमाइड देते हैं तो ये फिस्टोमाइड नीलोटोमाइड को क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन को उसके अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होने नहीं देता। जब ये टेस्टोस्टेरोन अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड नहीं होगा, जो टेस्टोस्टेरोन का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। जब टेस्टोस्टेरोन अपना इफ़ेक्ट नहीं शो करेगा प्रोस्टेट के ऊपर तो उसकी वजह से जो प्रोस्टेट कैंसर है उसका जो ग्रोथ है वो कम होती जाएगी। तो ये बेसिकली ये दोनों ड्रग्स जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देते ताकि टेस्टोस्टेरोन उसके ऊपर बाइंड ना हो सके अपने रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर इतना ज़रूरत नहीं था समझाने का, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाना ज़रूरी था ताकि थोड़ा सी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो सके। अच्छा, यहाँ पर इसको हम प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम यूज़ करते हैं और ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। अच्छा, एडवर्स रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर इसका एडवर्स रिएक्शन हो सकता है इन मेडिकेशन का, जो हम एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग्स देते हैं तो इनका कुछ एडवर्स रिएक्शन भी हो सकता है। बोन मेरो सप्रेशन हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को बोन मेरो का कुछ कैंसर वगैरह, जब हम उस माइलोब्लास्ट को रोक देते हैं या लिम्फोब्लास्ट को रोकते हैं तो उसकी ग्रोथ की वजह से क्या होता है, बाकी जो सेल हैं वो भी रुक जाते हैं। बोन मेरो उसकी इन ड्रग्स की वजह से क्या करता है, जो रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स, उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो बोन मेरो जो है वो सप्रेशन भी हो सकता है। नोज़िया वोमिटिंग भी हो सकती है। स्टोमाटाइटिस, मुंह के अंदर छाले वगैरह भी बन सकते हैं, माउथ के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है। अच्छा, डायरिया भी हो सकता है। हेयर लॉस एलोपीजिया जिसे कहते हैं वो भी हो सकता है। इनीमिया और कैंडिडियासिस, मतलब ये एक एंटीफंगल इन्फेक्शन है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई है कि भाई जब आप ड्रग्स देते हो, एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग्स देते हो तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल करना है। वी क्रिएट अ केयर एंड एक्यूरेसी फॉर द प्रिपेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग्स।
अच्छा, wear the disposable plastic gloves when preparing any of those of drugs पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर किसी को फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, अगर आप उसको कोई आईवी चीज़ लगा रहे हो तो कैंसर का पेशेंट है, तो आपने पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना है और प्लास्टिक ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं। ऑब्जर्व द पेशेंट क्लोजली बिफोर ड्यूरिंग द आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग्स देने से पहले, ड्रग्स देने के दौरान, उसके बाद, तीनों टाइम पे आपने पेशेंट को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्व द आईवी साइड एंड क्लोजली टू डिटेक्ट एनी साइन ऑफ द एक्स्ट्राविजेशन टिश्यू एंड नेक्रोसिस। देखो, जब भी आप आईवी देते हैं तो आपने उस टाइम देखना है कि क्या जो ड्रग्स मैं दे रहा हूँ ये वेंस के अंदर ही जा रहा है या कोई एक्स्ट्राविजेशन में जा रहा है या वेंस के बाहर जा रहा है। अगर वो ड्रग्स वेन के बाहर, ब्लड के बाहर टिश्यू, एक्स्ट्रा वेंस के बाहर टिश्यू में जा रहा है तो उस टिश्यू को, नेक्रोसिस टिश्यू को ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आपने देखना है। अच्छा, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन एंड नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ़ द डिस्कम्फर्ट रेडिस। देखो, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी पेशेंट को वो ड्रग्स या कोई चीज़ लगा रहे हो और उसकी वजह से उसको कोई डिस्कम्फर्ट वगैरह हो या रेडनेस से कोई एलर्जी रिएक्शन हो रहा है, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर को, जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, उनको आपने इन्फॉर्म करना है कि भाई ये इसकी वजह से इस पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट वगैरह हो रहा है या कोई भी रेडनेस, कोई तकलीफ़ हो रही है। प्रोवाइड द पेशेंट एंड फैमिली विद द बोथ इन फिजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। और आपने पेशेंट को और फैमिली दोनों को फिज़िकली और इमोशनली सपोर्ट देना है। ठीक है। पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को आपने एजुकेशन करना है कि भाई टेक द ड्रग्स ओनली एज अ डायरेक्टेड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन कंटेनर। जिस तरह डॉक्टर ने मेडिसिन एडवाइस की है, आपने उसी तरह आपने उस डायरेक्शन पर कहानी। फॉर एग्जांपल, अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि 2 टाइम टेबलेट लेनी है तो आपने 2 टाइम कहानी है। जिस तरह डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उसी तरह आपने लेना है। पेशेंट को आपने कहा कि भाई पेशेंट शुड फॉलो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द ब्रांड एंड ट्रेंड नेम एंड द जेनरिक नेम ऑफ द अवॉइड कन्फ्यूजन। देखो, आपने इन चीज़ों का भी ख्याल करना है। जो भी ड्रग्स आप दे रहे हैं तो उनका जो जेनरिक नाम है, उनका जो ट्रेड नाम है, फार्मूला नाम है, ट्रेड नाम है, ये आप लोगों ने लाजमन देखने ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। नेवर इंक्रीज द डिक्रीज द ओमिट एंड डोज द अनलेस एंड एडवाइस टू सब बाय द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अपनी तरफ से कोई भी डोज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करनी। जो भी चीज़ है वो आपने डॉक्टर से कंफर्म करनी है। इफ़ एनी प्रॉब्लम एडवर्स रिएक्शन अकॉर्ड नो मैटर हाउ माइनर कॉन्टैक्ट इन द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली। कोई सा भी उसको मसला हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, जिससे भी हो, तो आपने जो हेल्थ प्रोवाइडर है उनको इन्फॉर्म करना है। ठीक है। पेशेंट एजुकेशन वी अदर रिकमेंडेशन सच एज द चेक द माउथ। और आपने पेशेंट के एजुकेशन देनी है और उसको ये भी बताना है कि भाई आप मुँह के अपने छाले वगैरह, इन चीज़ों को भी आप लोगों ने देखना है। आइडेंटिफाई द मिनिमाइज ऑफ द ADR। ठीक है। अच्छा, कीप ऑल द अपॉइंटमेंट फॉर द केमोथेरेपी। और पेशेंट को ये भी बताना है कि भाई अगर केमोथेरेपी की अगर आपको डेट है या ड्रग्स है, जो भी चीज़ें, आपने टाइम टू टाइम अपॉइंटमेंट्स लेने हैं, डॉक्टर को दिखाना है। डो नॉट टेक OTC ओरल काउंटर। जो ड्रग्स है ये आपने इस्तेमाल नहीं करने जब तक, मतलब ख़ुद से मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करने। ठीक है। एक्स्ट्रा मेडिसिन ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करने। अच्छा, फिर अवॉइड द ड्रिंकिंग अल्कोहल बेवरेज एंड अनलेस द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज़ अप्रूव देयर यूज़। ख़ुद से अपनी चीज़, तब जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करो डॉक्टर से आपने इन्फॉर्म करना है। ठीक है। ऑलवेज इन्फॉर्म द अदर फिजिशियन एंड एंड मेडिकल पर्सन एंड देयर बाय विद द ड्रग्स। और अगर उस दूसरे, अगर किसी डॉक्टर के पास वैसे आप जाते हो और इलाज करते हो किसी और चीज़ के वाले, तो आपने डॉक्टर को भी ये इन्फॉर्म करना है कि भाई मुझे इस तरह ड्रग्स थेरेपी चल रही है और ये चीज़ें हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा रेफरेंस है और ये कंप्लीट होगा ये यूनिट, और इंशाल्लाह लास्ट यूनिट है, इसके बाद हम लास्ट यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।